Good evening to all of you, and I hope you people are taking care of your health, and I'm also doing the same. So, guys, in the last class, we have started the topic of composition scheme. Yes, but all we have done. I think I told you there are two types of composition scheme: 10-1 एंड 10-2A। तो आज क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज ये 10-2A वाली स्कीम और आज ये चैप्टर फिनिश। यस, उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा सारा प्रैक्टिकल पोर्शन जीएसटी का विल आल्सो बी फिनिशिंग। यस, क्योंकि हमारे दो मेन चैप्टर्स रह गए हैं इसके बाद जो प्रैक्टिकल पोर्शन के हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशंस। उसके बाद तो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, और फिर अगर चाहें तो थियोरेटिकल टॉपिक्स तो हम 4 क्लास में खत्म कर सकते हैं। फिर हम अपनी प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे और फिर हम और डीप में चीजों को करेंगे। तो बेसिकली कोई टेंशन की बात नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया था जीएसटी में। तो इस मंथ के एंड तक हमारा जीएसटी का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वट एवर इट इज, कस्टम्स भी है। चलिए, तो इंटेंशन यही रहेगी कि 20 तारीख तक हम खत्म करें अपना जीएसटी, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अपना करें कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पोर्शन। चलिए गाइस, कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने 10-1, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, कॉम्पोजिशन स्कीम हमने लास्ट क्लास में करी थी। जैसे मैंने बताया 10-1 की हमने बात करी थी, ये 10-1 हमने कर लिया। रेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम 1%, 5% ये हमने कर लिया। ट्रेडर के लिए स्टेट की टर्नओवर देखनी है, टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विस देखना है ट्रेडर के लिए। यस, और मैन्युफैक्चरर के लिए टोटल 1% देखना है। अच्छा, लिमिट 1.5 करोड़ हो सकती है, 75 लाख हो सकती है। ये चीज एक स्पेशल पॉइंट है, प्रोवाइजो है, ये मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। यस, ये प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1) करवा रहा हूँ। और हमने क्या किया उसके बाद, ये कहाँ कहाँ पर लिमिट 75 की है, ये किया। ये 4 गुड्स उत्पादक कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। इनको ट्रेडर हो तो आप आ सकते हो, अगर ट्रेडर हो आइसक्रीम, ट्रेडर हो पान मसाला, आप आ सकते हो। ये आज करेंगे। कंडीशंस अगर आपने पूरी नहीं करी तो आप आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम हो जाते हो या एलिजिबल ही नहीं रहते, ये भी करना है। ये 10-2A की नई कॉम्पोजिशन स्कीम जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वो करना है। यस, ये 10-2A वाली स्कीम। और एग्रीगेट टर्नओवर हमने कर लिया था, और एग्जेम्प्ट सप्लाई लोन एडवांसेस को इंक्लूड नहीं करते एग्रीगेट टर्नओवर में, ना ही एटी में इंक्लूड करते, ना ही स्टेट की वो जो टर्नओवर है उसमें इंक्लूड करते, ना एटी में ना एसटी। एसटी वर्ड यूज करूंगा मैं अब, एटी या एसटी दोनों में एग्जेम्प्ट को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आज ये कुछ थोड़े छोटे रूल्स हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के। रूल्स कौन से सर? सीजीएसटी रूल्स 2017, सीजीएसटी रूल्स 2017, इनको भी हम फिनिश करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट 1.25 घंटे या 1.5 घंटा, जितना भी टाइम लगता है, कॉम्पोजिशन स्कीम को लेफ्ट राइट करके समाप्त करके ही जान निकाल देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम की। ठीक है, चलो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, स्पेशल पॉइंट जो ये प्रोवाइजो है। हाँ जी, आइए जरा मेरे साथ आइएगा। तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं बच्चों, कुछ अगर टेक्नोलॉजिकली हेयर एंड देयर है तो बताइएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं, सेक्शन 10(1) की बात कर रहे हैं, सेक्शन 10(1) की बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं, 10(1) की बात कर रहे हैं वाली। अच्छा, ये किस किस को देते हैं? मैन्युफैक्चरर को देते हैं, ट्रेडर को देते हैं, और रेस्टोरेंट सर्विसेज को देते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ध्यान करिएगा सब बच्चों को। यस सर। हाँ जी, चलो चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा क्या आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स है ये, है ना। ये ट्रेडर ऑफ गुड्स है, ठीक है जी। ये रेस्टोरेंट सर्विसेज है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स है ना, ये इन गुड्स को बनाता है और सेल करता है, सप्लाई करता है। ट्रेडर क्या करता है? गुड्स को खरीदता है, कैसे भी गुड्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ आप गुड्स, वो एरेटेड वाटर वो नहीं उत्पादन कर सकते, ट्रेडर के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं। रेस्टोरेंट सर्विसेज जहां पर खाना और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस वो सप्लाई कर रहा है। सुनिए मेरी बात। अब क्या है, बंदा मैन्युफैक्चरर है, हाँ जी, बंदा मैन्युफैक्चरर है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इसके 2 फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं, बाबा रे बाबा, 19-20 दिया हुआ है और एक 20-21 दिया हुआ है।
19-20 दिया हुआ है, 20-21 दिया हुआ है। 19-20 में इसकी हाँ एग्रीगेट टर्नओवर और दिल्ली बेस्ड है, और इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1.2 करोड़। ठीक है। करंट ईयर में उसने एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचे हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचे हैं 50 लाख। टैक्सेबल गुड्स जिसपे जीएसटी लगता है वो बेचे हैं 25 लाख। और ये सब इंट्रा ही होगा, इंटर नहीं हो सकता कि कॉम्पोजिट डीलर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, करता तो उसी वक्त वो आउट हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली इंट्रा एग्जेम्प्टेड होगी, इंट्रा टैक्सेबल होगी, ठीक है। अच्छा, और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहा है, हाँ, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहा है 10 लाख की, और टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है 5 लाख की। क्या मतलब? अब मुद्दा ये है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये गुड्स बेच सकता है जो उसने उत्पादन किए होंगे, कुछ टैक्सेबल गुड्स बेच सकता है, ये भी उसने उत्पादन किए होंगे, उत्पादक है ना। तो जो ये सप्लाई कर रहा है ये कुछ उत्पादक कर रहा है, एसेट एग्जेम्प्टेड गुड्स उत्पादक है या टैक्सेबल गुड्स उत्पादक है। क्या इन दोनों पे कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगी? हाँ या ना बोलो। इन दोनों पे कॉम्पोजिशन स्कीम लग जाएगी। लास्ट ईयर की टर्नओवर 1.2 करोड़ है, तो दोनों पे 1% दे देगा। बिल्कुल सही, दोनों पे 1% देगा। लेकिन क्या ये सर्विस दे सकता है? मुद्दा ये आ रहा है, ये जब कॉम्पोजिशन स्कीम में 20-21 में आ गया है, ये एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम है, वो उत्पादक कहा गया ना मैंने। उत्पादक का मतलब जो ये उत्पादन कर रहा है, एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो ये सर्विसेज तो दे ही नहीं सकता। समझो मेरी बात, ये सर्विसेज तो दे ही नहीं सकता। लास्ट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आएगा, लास्ट ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में। तो लास्ट ईयर हो सकता है नॉर्मल स्कीम में हो, अरे बाबा लास्ट ईयर हो सकता है नॉर्मल स्कीम में हो, तो नॉर्मल स्कीम में तो उसकी इंटर स्टेट भी हो सकती है, इंट्रा भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकता है। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहा है, तो फिर जब कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहा है तो मैन्युफैक्चर की हैसियत से आ रहा है, तो इसके बाद गुड्स होंगे जो मैन्युफैक्चर किए। लेकिन ये जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कैसे दे सकता है, टैक्सेबल सर्विस कैसे दे सकता है? दे सकता नहीं दे सकता? फिर तो अगर सर्विसेज भी दे रहा है तो कोई भी सर्विस वाला तो स्कीम में आ ही नहीं सकता। 10(1) में कौन आता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स आएगा, ट्रेडर ऑफ गुड्स, या रेस्टोरेंट सर्विसेज आएगा। रेस्टोरेंट सर्विस वाला रेस्टोरेंट सर्विस दे सकता है, इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं हो सकती। तो ये इस स्कीम में नहीं आ सकता। अगर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहा है, टैक्सेबल सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा यार आटे के साथ जैसे नमक डालते ना आटे में, अच्छा किसी को आटा गूंदना है? क्या बात है, आजकल की बच्चों को आटा गूंदना भी आता है, क्या बात। तो गूंदते वक्त उसमें नमक डालते हैं थोड़ा सा, यू नो दिस? यस सर। क्या बात है। अभिषेक, अभिषेक यस सर। कभी गूंदा है आटा? ना सर। अच्छा अच्छा, मैं कभी, अच्छा आप दिल्ली में ही रहते हैं ना, तो आप बाहर से नहीं आए ना, दिल्ली में ही हैं आप? नहीं सर, यूपी से। अच्छा, तो फिर आप पीजी में रह रहे हैं दिल्ली में? नहीं, कैसे कैसे रह रहे हैं? पीजी में अच्छा, फिर खाना? नहीं मिलता। अच्छा चलो बढ़िया हो गया, चलो। नहीं तो चलिए ऐसा होता है ना, पीजी से हम बाहर से आते हैं तो हमें खाना बनाना थोड़ा सा आ जाता है, तो मुझे भी आता तो नहीं है। मुझे वैसे एक सैंडविच बनाना आता है, मैगी बनानी आती है, और कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी और चाय, इसको मैं आपको पिला सकता हूँ, खिला सकता हूँ, सैंडविच और ये सब चीज़ें, अगर आप आओगे मेरे घर। लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा नहीं अभी, पहले पढ़ाई कर लो, पास होने के बाद बुला लो। चलिए, वैसे मज़ा कितना आएगा ना अगर हम ऐसे करें तो, कभी फंक्शन। चलो अभी नहीं, भी पढ़ लें यार। चलो, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, आप टैक्सेबल सर्विसेज नहीं, लेकिन यार
छोटी मोटा तो कुछ अलाउ कर दो। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया कि चलो आप मैन्युफैक्चरर हो, थोड़ी सर्विसेज दे सकते हो, ट्रेडर हो, थोड़ी सर्विसेज दे सकते हो। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, उसके अलावा कोई और सर्विस देना चाहो दे सकते हो, लेकिन लिमिटेड। हाँ, तो जरा लॉ देखें। अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर ए, बी और सी, यानी कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस में सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो लिटल 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 सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। कितनी? नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हाई। तो जिस स्टेट में आपको सर्विसेज देनी है उस स्टेट की लास्ट ईयर की टर्नओवर देख लें। अच्छा, आपके अगर एक ही स्टेट है तो वही आपकी स्टेट की टर्नओवर है, वही आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो हर स्टेट की लास्ट ईयर की एसटी निकालिए, स्टेट टर्नओवर, उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हाई, उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हाई। लेकिन उस 10% के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर लोन एडवांसेस की है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, तो यहां पर अगर अब ये एग्रीगेट टर्नओवर है दिल्ली की, मान ली, तो ये एसटी हो जाएगी, क्योंकि भाई इस एग्रीगेट टर्नओवर में दूसरी स्टेट तो है ही नहीं। अब इसमें लिखा है इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग loans and advances amounting to interest of rupees 10 lakhs। बाबा अब बताइएगा, इसके अंदर आपकी ये जो टोटल टर्नओवर है 1.2 करोड़, जिसमें 10 lakhs है, वैसे तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अब 1.1 करोड़ मानी जाएगी, क्योंकि हमें याद करो एग्रीगेट टर्नओवर तो 2.6 में डिफाइंड है जिसमें सब कुछ आता है, लेकिन 10.1 कहता है एग्रीगेट टर्नओवर में, और ना ही एसटी में। ये गांठ बांध लो, ना ही एटी में ना एसटी में ये इंक्लूड होता है एग्जाम सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग लोन एडवांसेस। तो आपकी इफेक्टिवली मेरे बच्चों 1.1 करोड़ की हो गई इफेक्टिवली, है ना। तो और एसटी दी हुई नहीं है, तो यही आपकी एसटी हो गई, 1.1 करोड़। पहले ये बात समझ आई नहीं आई, क्योंकि जो 80 है वही एसटी है। क्यों? आप मल्टीपल स्टेट्स में हो नहीं। अगर मल्टीपल स्टेट्स में होती तो हर स्टेट की अलग अलग टर्नओवर लास्ट ईयर के निकालते, उसका 10% करते। ये बात क्लियर है नहीं? प्लीज बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब गवर्नमेंट के इस साल में ना बच्चों 10% ऑफ एसटी और 5 lakhs विच एवर इज हायर आप सर्विसेज दे सकते हो। तो ये हो गया 11 लाख रुपए और 5 लाख विच एवर इज हाई। तो आप करंट ईयर में 11 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हो, 11 लाख तक की सर्विसेज दे सकते हो। यस, तो यहां पर आपने सर्विसेज कितनी दी हैं? 15 लाख। चलो अब, हाँ, अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, बड़ी बहुत ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान देने वाली बात। अब एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात, क्योंकि कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ये दोबारा पढ़ेंगे। मे सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये जो सप्लाई करंट ईयर में कर रहे हो 10% में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन मान लो मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम सर्विस में भी लिखा है, रुको 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 मैं बताता हूं, इंक्लूड्स एग्जाम सर्विस, सुन लो मेरी बात, एग्जाम सर्विस ऑफ लोन, हाँ, of which interest is rupees, rupees 5 lakhs। अब आप बताइएगा, क्या इस बंदे ने करंट ईयर में 11 लाख की सर्विसेज दी हैं या उससे एक्सीड कर गया? ये बताओ। तो 10 lakh की हो जाएगी।
नहीं, सर्विसेज टोटल कितनी दे सकता है, इसकी टोटल सर्विसेज कितनी मानी जाएंगी करंट ईयर में? 10 lakh. अभी वैसे तो 15 लाख रुपए है। नहीं, अब लॉ में पता है क्या कंफ्यूजन है, लॉ में करंट ईयर की सर्विसेज में एक्सक्लूड करने के लिए काम कहाँ कहाँ है, खाली वो कह रहे हैं एटी और एसटी में हटा दो। तो लास्ट ईयर की 81.1 करोड़ ली, उसका 10% किया, 11 लाख आया, तो 11 लाख तक सर्विस दे सकते हो। लेकिन करंट ईयर में यहां पर कहां लिखा है कि वो जो एग्जेम्प्टिव सर्विस उसको हटाना है, समझो, क्योंकि लॉ में वही तो आपको कह रहा था, लॉ में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर ए बी और सी मे सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10%, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई सर्विसेज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द लिमिट ऑफ 10%। 10% की लिमिट निकालते वक्त कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर बच्चों आपने 11 लाख से ज्यादा प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप जिस दिन वो 11 से ऊपर चली गई कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। हाँ, वैसे तो आपकी करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अभी तो 50 प्लस 25 75 और 15 90 हुई है। तो यहां पर ही हैज प्रोवाइडेड इन एक्सेस ऑफ 11, तो करंट ईयर में मैं इसको इंक्लूड रखूंगा यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, क्योंकि लॉ में ये नहीं कह रहा कि करंट ईयर की सर्विस में एक्सक्लूड करना है, वो तो एटी में एक्सक्लूड करना है, एसटी में एक्सक्लूड करना है और 10% में एक्सक्लूड करना है। तीन जगह एक्सक्लूड करना है। लो, एटी में, एसटी में और 10% में, तीन जगह एक्सक्लूड करना है। एटी मींस एग्रीगेट टर्नओवर, एटी मींस एग्रीगेट टर्नओवर, एसटी मींस स्टेट टर्नओवर। हाँ जी, एटी मींस एग्रीगेट टर्नओवर, एसटी मींस स्टेट टर्नओवर। हाँ जी, और 10% की लिमिट में जो करंट ईयर के अंदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, करंट ईयर में जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसमें टोटल हम उसको 15 लाख मानेंगे। करंट ईयर में जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसको टोटल 15 लाख मानेंगे। तो यस, ही हैज एक्सीडेड, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, इन करंट फाइनेंशियल ईयर, हाँ, इन करंट फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम सर्विसेज is up to 11 lakhs, but X Limited has provided services of 15 lakhs. Therefore, he is no more eligible for composition scheme in financial year 2021। हाँ, अगले साल मिल जाएगी, क्यों, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, 50, 75 और 15, 90 लैक्स, अगले साल के लिए मिल जाएगी। इस साल के लिए इसकी अब एक कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गया। तो 10% की लिमिट निकालते वक्त एग्जाम सर्वे एक्सक्लूड करनी है, लेकिन जब करंट ईयर में हम 11 लाख के अंदर है या नहीं वहां पर इंक्लूड रखेंगे इसको, क्योंकि लॉ में खाली तीन जगह हटाने की बात की गई है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, एटी के लिए हटाने के लिए, एसटी के हटाने के लिए और 10% के लिए। ये बात पढ़ी या नहीं बताइए भैया, Yes, sir. बाकी बच्चे बोलो। सर एक बार बताओ। देख, हाँ, खुद थोड़ा एक साथ समझो, आप पहले एक बार क्वेश्चन कॉपी करो और फिर खुद समझो, फिर मैं बताऊंगा दोबारा से। तो एक मैन्युफैक्चरर थोड़ी सी सर्विसेज दे सकता है, और इस साल उसने 15 लाख की सर्विसेज दी है, बस ये देखना पड़ेगा औकात में है नहीं, थोड़ी सर्विसेज है ना, थोड़ी है, थोड़ी की जरूरत है, तो लिटिल सर्विस आपने दी है 15 लाख की, ये 11 लाख तक होनी चाहिए थी, और ये 11 लाख क्या है, लास्ट ईयर की स्टेट टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हाई, 11 लाख। लेकिन सर करंट ईयर तो 15 की दी है, 15 में से 5 हटा दो ना, यहां पर हटाने के लिए लॉ में नहीं कहा, लॉ ने 10% की लिमिट निकालते हुए हटाने के लिए कहा, तो 10% जब लगाया ना तो हमने बेटा 1.2 का नहीं किया, 1.1 का किया। जब हम करंट ईयर में सर्विस देखेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे। बात समझ बोलो। Yes, sir. चलो अभी बाकी बच्चे पढ़ो जरा इसका और आंसर लिख लो एक बार। Maximum services should
should be up to 11 lakhs, but X Limited has provided services of 15 lakhs. Has he is no more eligible for composition scheme in B21? सर जी बताइए। सर जब नेक्स्ट ईयर के लिए हम 10% कंप्यूट करेंगे तो उसमें से ये जो हाँ फिर उसमें से हटा देंगे, यस यस, उसमें से हटेगी हाँ तो इसका मतलब जिस और बाकी किससे नहीं हटेगा बाकी 80 से हटेगा, एसटी से हटेगा, 10% से हटेगा, तीन जगह से हटता है ये, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त, एसटी निकालते वक्त और 10% की लिमिट निकालते वक्त। अभिषेक यस सर। चलो चलो अब जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ आ जाएगी बात। आइए जरा, अब ये बंदे की ना दो ब्रांचेस थी 2021 में, 19-20 में बेटा, 19-20 में दो ब्रांचेस थी, जरा देखना। दिल्ली में उसकी स्टेट टर्नओवर थी 80 लाख और यूपी में उसकी स्टेट टर्नओवर थी 40 लाख। क्या 2021 में एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? यस, क्योंकि लास्ट ईयर की उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.2 करोड़ है। 2021 में हाँ दिल्ली से गुड्स दिए और मैन्युफैक्चरर है, गुड्स दिए कितने के? 70 लाख के, और कुछ सर्विसेज देना चाह रहा है, हाँ सर्विसेज देना चाह रहा है 7 लाख की, और यूपी से भी गुड्स देना चाह रहा है 40 लाख के, सर्विसेज देना चाह रहा है 6 लाख की। बताइए क्या कर सकते हैं? क्या इस पे कॉम्पोजिशन टैक्स लग जाएगा? इस पे तो लग जाएगा कॉम्पोजिशन टैक्स, नहीं आएगी लेकिन दिल्ली में नहीं। रुको ना, इसकी स्टेट टर्नओवर 80 लाख का 10%, 8 लाख। स्टेट टर्नओवर 8 लाख का 10%, 80 लाख का 10%, 8 लाख और 5 लाख, 8 लाख तक है तो इसमें भी कॉम्पोजिशन टैक्स लग जाएगा। और कॉम्पोजिशन टैक्स वही 5% का, 1% का लग। सर्विस को हम आटे के साथ घुन पिस जाता है ना, नमक वाली बात है। लेकिन ये गुड 40 लाख के, ये भी सीटी में आ जाएंगे। लेकिन यहां गड़बड़ी हो गई मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट की टर्नओवर यूपी की 40 लाख है, इसका 10% 4 लाख और 5 लाख पीछे 5, ये अप टू 5 हो सकती थी। तो जैसे ही एक्सीडिंग 5 हो गई आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम होल ऑफ इंडिया, एक्सीडिंग 5 आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर रेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट पार्ट आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। बात समझ आई नहीं आई? तो ऐसे ये कहा गया साल की स्टेट की टर्नओवर का 10। सर यूपी के सर्विसेज का तो 4 लाख होगा ना। हाँ तो जब तो 6 लाख है ना, जब तो निकाल दिया हमने स्कीम से, और हाइयर है ना, पूरा नहीं पढ़ते, हाइयर लिखा है 10% और 5 लाख whichever is high, ओके सर ओके सर 10% और 5 लाख whichever is high। तो 4-5 लाख तो दे ही सकते हो ना, यानी कि एक तो रट्टा मारी लो, 5 लाख तक तो मिनिमम है ही, या 10% टर्नओवर स्टेट का ज्यादा है तो वो नहीं, 5% तक तो है ही, और 5% से 5 लाख से ऊपर चले गए। अब आप पूरे इंडिया से कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ गए, ये नहीं कि यूपी से बाहर आए हो। बात समझ आ गई? बोलो जी भैया एक बार। यस सर तो जैसे ही 5 से ऊपर गई उस दिन पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ गए। सर रुको जी 7 लाख का जब कॉम्पोजिशन होगा कितना रहेगा? हाँ मान लो ना, ये 1/4/2020 है, ये 1/5/2020 है, ये 1/6/2020 है, ये 1/7/2020 है, तो 1/7 को ही बाहर हो गए बस। 5 तक तो अलाउड थे, लेकिन बिल 1 लाख, तो 5 तक तो अलाउड है कॉम्पोजिशन स्कीम, लेकिन जैसे ही आपने इसको कर दिया तो इसी दिन बाहर हो गए आप कॉम्पोजिशन स्कीम से। या तो दो बिल अगर ये लोग 1 5 नहीं वाला है ये कॉम्पोजिशन में रहेगा। 6 लाख के बाद आ रहा है, कैसे हो सकता है? वो तो पहले आ गया है। नहीं नहीं आप, अरे भाई आप आगे कोई सेल कर लो ना, इसके बाद क्या टेंशन है? इसके कोई सर्विस ले लो, आगे कोई नई सर्विस बना लो, नई कोई गुड्स बना लो, 1/8 वाले ले लो, लो। अब उसको आगे क्या करना है? नो कॉम्पोजिशन स्कीम, इस पे लगेगा ही नहीं। तो जैसे आपकी कंडीशन थोड़ी
या करंट ईयर में 1.5 से ऊपर चले गए, कॉम्पोजिशन के आउट हो, लिख लो कहीं ना कहीं। जैसे करंट ईयर में 80 1.5 के ऊपर चली गई या कंडीशन तोड़ी, उसी वक्त कॉम्पोजिशन से आउट। बस ऐसे याद कर लो, करंट ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए या 75 लाख से ऊपर चले गए 80, या कंडीशन तोड़ी उसी वक्त आउट। क्या दिक्कत है इसमें, क्या याद कर, तो क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं। क्लियर है भाई बंधु? तो करंट ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए या करंट ईयर में इंटरस्टेट सेल कर दी, मान लो यहां ही इंटरस्टेट सेल कर दी 1 अप्रैल को, तो भाई किसी भी कॉम्पोजिशन नहीं लगता। आपने पहले दिन ही सेल कर दी, इंटरस्टेट अलाउड ही नहीं है, वर्जित है। चलिए ये भी आपको समझ आ गई बात। अब कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)A वाली करें, ये है ही सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 10(2)A वाली कॉम्पोजिशन स्कीम। आइए जरा, ये सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट एक सर्विस वाले को नहीं मिलेगा, अच्छी सर्विस वाले को नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट, क्योंकि वो तो वहां पर है। एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। आइए, अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 1 और 2, जो सब सेक्शन 1 में नहीं आए, मोटा मोटा, whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs। याद करो, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी 50 lakhs की लिमिट है। ये उनके लिए जिनकी टर्नओवर 50 lakhs तक की है। एक सेकंड जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड। न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम का पढ़े। A registered person not eligible to opt to pay tax under 1 and 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakhs, last year aggregate turnover 50 lakhs, may opt to pay in lieu of tax payable by him under 9(1), in lieu of tax payable under 9(1) की जगह अमाउंट कैलकुलेट सच रेट एज मे प्रिस्क्राइब, और इनका कॉम्पोजिशन टैक्स रेट है 6%, 3+3। अच्छा, वहां था 115 मैन्युफैक्चर ट्रेडर 5, यहां पर है 6%, बट नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। अच्छा, वही 3% टर्नओवर इन द स्टेट, वो 3+3 कर दिया ना मैंने, 3% टर्नओवर, वही लास्ट ईयर की 80, करंट ईयर की ST, बिल्कुल सही, वही सेम चीज, बाकी अंदर कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये उन लोगों, एग्रीगेट टर्नओवर, वही कॉन्सेप्ट। आइए जरा, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये यस, ये आपके कंपनी सेक्रेटरी, CAs, आर्किटेक्ट्स जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि वहां पर वो नहीं थे। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम है भाई, आप उस स्कीम में हो तो इस स्कीम में नहीं आ सकते। उस, एक सेकेंड जी, फिर फोन आ गया, मैं एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, एक सेकेंड दीजिए। सो गाइज, सीधी सी बात है, आवाज आ रही है मेरी ना? बस एक बार, सर वेबकैम काम नहीं कर रहा है आपका। वेबकैम काम नहीं कर रहा है, तो क्या देखना है? देख रहा था। रुक जाए एक मिनट। कर रहा है, देखना जरा, बाकी बच्चों देखना प्लीज। सर दिख रहा है, दिख रहा है दिख ना? रहा है। हाँ, मन की आंखों से देखो सौम्या। प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। मन की आंख हो गए ना? मैंने बोला आप एक बार अपनी मन की आंखों से देखेंगे, प्रभु दिखाई देंगे आप। चलो बच्चों, मन चंगा तो कटौती पे गंगा। क्या यार, सही तो कह रहा हूं मैं? क्या इसमें क्या बात है बता? सब कुछ मन का तो खेल है, सारा थॉट्स का खेल है, सारा सोच का खेल है, सारा बिलीफ सिस्टम का खेल है। जब समझ जाओगे धीरू भाई मानी बन जाओगे, और जब तक नहीं समझोगे बस ऐसे बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे। क्या बनना है तुम्हें फिर? वो तो तुम हो ही। दूसरों की अच्छी क्वालिटीज नहीं लेनी, सीखना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरे का बनने का तो दूसरे की अच्छी क्वालिटी अपने अंदर लेनी है, और अपनी बुराई दूसरे को दे देनी है कि तुम ले लो जी, हमारी बुराई हमने तो छोड़ दी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छी आप कुछ मुझसे सीखोगे, मैं कुछ आपसे सीखूंगा। नहीं, आपसे तुमसे सीखना वैसे बहुत कम मिलता है मुझे।
लेकिन it's very important to look at successful people and what they do and inculcate their good qualities in you, क्योंकि some people are born with good qualities, some people acquire them by looking at others. anyhow चलो बात कम करते हैं यार, बातों में टाइम निकल जाएगा। चलो भैया, सो गाइस जैसे मैंने बताया 10-1 की स्कीम जो है, अब किसी का फोन नहीं उठाऊंगा मैं, चाहे 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 प्राइम मिनिस्टर का आ जाए, नहीं हाँ वाइफ का आया तो उठाना पड़ेगा, वो प्राइम मिनिस्टर से वो प्रेसिडेंट है। तो तो भैया सारा लिंक टूट जाता है लेकिन वही है कभी कभार। तो भैया मैं क्या कह रहा था कि 10-1 की स्कीम के लिए लास्ट ईयर 1.5 करोड़ 75 लाख, करंट ईयर में 1.5 करोड़ 75 लाख, इधर सेम लास्ट ईयर 50, करंट ईयर 50, लास्ट ईयर 50, करंट ईयर 50। हाँ, लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 50, करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 50 तक आप इस स्कीम में आ सकते। ये स्कीम उनके लिए है जो नॉर्मल स्कीम में या 10-1 वाली स्कीम में नहीं थे। सर्विस प्रोवाइडर्स, यहां पर सर्विस देनी है और थोड़े से गुड्स देने हैं, नहीं दे सकते। सर्विस के साथ सर्विस ही होगी, गुड्स नहीं दे सकते तुम। वहां पर गुड्स के साथ थोड़ी सर्विस दे सकते थे, यहां थोड़ी सर्विस के साथ थोड़े से गुड्स नहीं लगा सकते। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर आया है इसमें, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सर्विसेज ही दे सकता है, गुड सप्लाई नहीं कर सकता, ना 1 रुपए का नहीं कर सकता, उसी दिन आउट कर देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम से। ये बात याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है? भी क्वेश्चंस करते हैं इसके, डोंट वरी। थ्योरेटिकली 3% वाला पॉइंट बताइए। आइए जरा इसी आ जाते हैं, आइए जरा क्वेश्चन लिखिए, जरा ये 3% की जो बात है लिखिए। न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स 10(2)(a, लिखिए जी, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। आइए जरा, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। बच्चों अगर आप 19-20 में तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख थी, हाँ नहीं 55 लाख थी, एग्रीगेट टर्नओवर छोड़ो ना, रुको लो, इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्सेबल 40 lakhs, इंट्रा स्टेट सप्लाई exempt 15 lakhs, और इस 15 lakhs में इंक्लूड्स exempt सप्लाई ऑफ लोन फॉर consideration of interest amounting to ₹5 lakhs। हाँ, अब इसको 20-21 में टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है 30 लाख की, एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा है, नॉन रेस्टोरेंट वाली होंगी ऑब्वियसली, 25 lakhs की, एंड इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ लोन, वही फॉर कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹7 lakhs। क्या ये बंदा एलिजिबल है? पहला क्वेश्चन तो 10(2)(a के अंदर, पहला क्वेश्चन तो एलिजिबल अंडर 10(2)(a, पहली बात। दूसरा, इफ यस कंप्यूट कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी, क्या ये एलिजिबल है 10(2)(a में? पहली बात। और अगर है तो
फॉर प्रीवियस ईयर 2021? क्या ये एलिजिबल है 10(2)ma फॉर प्रीवियस ईयर 2021? एंड इफ यस, कंप्यूट्स कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी। बताइए जरा। बाकी सब 10% क्या से आ गया यहाँ पर? एग्रीगेट टर्नओवर इसकी वैसे तो 40 प्लस 15, 55 माइनस 5, तो इसकी एग्रीगेट टर्नओवर मानी जाएगी लास्ट ईयर की। सो एग्रीगेट टर्नओवर विल बी, उसमें 5 लाख हटाने होते हैं ना, मैंने बताया ना 80 में और एसटी में नहीं आता। 40 प्लस 15, 55 माइनस 5, 55 लैक्स। यस गाइस, 55 लैक्स। रुक जाओ भैया एक सेकेंड। 55 लैक्स माइनस 5 लैक्स, 50 लैक्स। और ये है बेटा 19-20 की। और सिंस 80 is up to 50 lakhs eligible for composition scheme under section 10(2)a for financial year 2021। यहाँ तक क्लियर है? हाँ करो भैया, सारे बच्चों को क्लियर है? अभिषेक, Yes, sir. चलो अब करंट ईयर में आप लगाओ, कॉम्पोजिशन टैक्स लगाओ। अब टैक्सेबल सर्विस, पहले ये देख रहे हैं करंट ईयर में क्या लिमिट 50 की है? 50 तक तो लगेगा ना एग्जेम्प्ट सर्विस, लेकिन इसमें भी करंट ईयर की स्टेट टर्नओवर निकालेंगे। हाँ, एसटी स्टेट टर्नओवर। तो जो पहली टर्नओवर थी आपकी स्टेट में, इंटरस्टेट तो है ही नहीं, 30 लाख, तो 30 लाख पे आप 6% जीएसटी लगाओगे। अच्छा, वो अपनी जेब से देना पड़ेगा। 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी, ये ऐसे होगा। अच्छा, और करंट ईयर की टर्नओवर में जब ये 7 लाख हटा दें, क्योंकि ये ना स्टेट टर्नओवर में इंक्लूडेड है, ना इस पे कॉम्पोजिशन टैक्स देना, ना इस पे, ये तो इंक्लूडेड ही नहीं है, ना एसटी में ना एटी में। तो लास्ट ईयर जब एटी निकाले उसमें इंक्लूड है, एसटी में भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका हो गया 18 लाख एग्जाम सर्विस पे। 18 लाख, 18 लाख का 6%, 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी, ये ऐसे है। हाँ, अब आपकी टोटल टर्नओवर हो चुकी है बच्चों, करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 48 हो चुकी है। अभी 2 लाख तक की सर्विसेज और दे सकते हो। जैसे ही आपका क्रॉस चल जाएगा, आपका 50 लाख एक्सीड हो गया, उस पर नॉर्मल जीएसटी लग जाएगा। बोलो जी, बात समझ आई नहीं? हो गया क्लियर? वो परसेंटेज की बात समझ आ गई? 3% क्या करना है, ये है। अच्छा, अब एक बात और। चलो अब आप नॉर्मल पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट एक स्कीम आ रही है दिमाग में मेरे, जो आया है, ये क्वेश्चन तो कॉपी कर ही लिया होगा आपने, नहीं तो अभी दिखाता हूं आपको, दोबारा देख लो जी। ये हो गया। आइए नेक्स्ट है अब मेन तो बातें समझ आ गई आपको। अच्छा, हाँ, ये 10(2)a का स्कीम ही है। हाँ, ये 10(2)a की स्कीम ही है। सुनो मेरी बात बच्चों, ये क्या चीज लिखी है जरा देखना। जब हम 10(2)a की स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें हमने ये तो कर लिया, एग्जाम्प्ट सप्लाई। देखना जरा बुक में देखना, एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये इंक्लूड नहीं करते स्टेट टर्नओवर में। स्टेट टर्नओवर में इसको इंक्लूड नहीं करते, और एग्रीगेट टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करते, ये तो हमने कर लिया। लेकिन ये क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर of a person for determining his eligibility to pay tax under this section shall include the value of supplies। ये जरा ये लाइन जरा देखना, ये स्पेशल पॉइंट सभी के लिए, इनफैक्ट ये जो पॉइंट है
aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section shall include the value of supplies made by such person from 1st April to the financial year up to which when he becomes liable for registration under the act will not include exempt supply. ये तो हमें पता है, aggregate turnover में exempt supply नहीं आती. turnover in the state के अंदर, सुनो मेरी बात, turnover in the state के अंदर shall not include the value of following supplies, ये include नहीं करेंगे. ये पॉइंट तो मुझे क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जरा दोबारा से मैं आपको समझाऊं. इस एग्रीगेट टर्नओवर जब निकाली जाती है, रुको मैं आपको पूरा दोबारा से समझाता हूं. बच्चों, जब एग्रीगेट टर्नओवर निकाली जाती है, सुनो मेरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर जब निकाली जाती है उसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होती. ये तो सर को क्लियर है, बिल्कुल सर. स्टेट टर्नओवर ये 80 लिख देते हैं, और जब स्टेट टर्नओवर निकाली जाती है उसमें भी एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं करते. ये तो हमने कर लिया, और वो भी कौन सी, जब ये लोन एडवांस दिए. अब ये जो ऊपर वाली बातें लिखी ना, ये मुझे समझानी है, ये वाली बात और ये वाली बात. ये अगर आप एक बार अपने आप खुद पढ़ो, ये वाली बात तो ओके है, ओके रिपोर्ट है, इस पे भी ये ओके रिपोर्ट है. ये दो बातों को मुझे समझाना है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं एक बार खुद पढ़ो. कुछ समझ आई बात? ओके, जो नीचे दोनों वाली बातें वो तो समझा दी थी लास्ट क्लास में ना. 80 में स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई लोन वाली आती ना, एसटी में एग्जेम्प्ट सप्लाई लोन वाली आती. ये दोनों बातें क्या कह रहे हैं? सर इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी सप्लाईज होती है वो 1 अप्रैल से जब तक वो कंपनी स्कीम पर रजिस्टर्ड नहीं करेगा अपने आप को, उसके इस पीरियड के बीच जितनी सप्लाईज होती है वो इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट नंबर में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ बच्चों. एक बार कर रहा हूँ. ये ओके वाली, ये जो ओके वाली बात है ये तो समझ आ चुकी थी लास्ट क्लास में ही, हाँ या ना बोलो. यस सर, है ना. अब ये जो ऊपर वाली बातें ये मैं आपको और बता दूं, सो दैट कम से कम एक हिस्सा हमारा कंपोजिशन स्कीम का खत्म हो जाए. आइए जरा बच्चों, क्या है, मान लो तुम अपनी सर्विसेज स्टार्ट करते हो, लेकिन इसमें क्या लिखा है, एक सेकंड, दोबारा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा. एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल इंक्लूड 1st April लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. But turnover the state will not include बना के देखते हैं, क्वेश्चन बनता है तो चलो कोई नहीं, हिम्मत करते हैं. सर्विसेज स्टार्ट करी है 1 अप्रैल 2020 को, तो लास्ट ईयर की इसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई भाई? 0. तो क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम में 10-2 वाली में नहीं आ सकता? हाँ आ जाएगा. यानी कि जो नया बिजनेस, नई सर्विस, अच्छा अगर ट्रेडर होता, मैन्युफैक्चरर होता तो वो भी आ जाता, वो 10-1 में आता, तो लास्ट ईयर 0 ही हो गई, तो ये एलिजिबल है. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a) फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021. eligible for composition scheme under 10(2)(a) for financial year 2021. बिल्कुल is eligible for composition scheme since last year 80 is up to 50 lakhs. वैसे तो 0 है, एक्चुअल तो 0 ही है, तो आपकी 80 जो है वो 0 है, 0 लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं 0. ये भी क्लियर है सर. अब करंट ईयर में, अब मेरा क्वेश्चन है करंट ईयर में,
हाँ, अब इसकी टर्नओवर देखिए, सर्विसेज प्रोवाइड करी इसने 30 लाख रुपए की ऑन 15/6/2020। बताइए, और दिल्ली का है बंदा, बताइए कॉम्पोजिशन टैक्स कितना लगेगा? सिक्स परसेंट 3%। 6% किसका किसका? 30 लगेगा। 30 लैक्स का नहीं, क्योंकि ये, अब सुनिए, मैं आपको एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन का, आगे हम एक चैप्टर करेंगे बच्चों रजिस्ट्रेशन का। हमें जीएसटी वाले रजिस्ट्रेशन में जो, सुनना मेरी बात, जो एक्सक्लूसिव गुड्स में डील करते हैं 40 लाख की लिमिट देते हैं, एक्सक्लूसिव गुड्स। जो एक्सक्लूसिव सर्विसेज देते हैं उनको 20 लाख की लिमिट देते हैं, और जो गुड्स प्लस सर्विसेज, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां पर लिमिट 20 लाख की ही है। पंजीकरण से मुक्ति, अगर गुड्स का सप्लायर है 40 लाख, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, और खाली सर्विस प्रोवाइडर 20 लाख से मुक्ति है। अब मान लीजिए ये बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आता, तो शुरुआती 20 लाख पे तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और 20 लाख के बाद ही रजिस्टर करवाता, फिर बाकी 10 लाख पे अगर ये नॉर्मल स्कीम में आना चाहता, ये एलिजिबल कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया, इसने ऑप्ट कर ली, एलिजिबल भी है और ऑप्ट भी कर ली। जब आप, सुनो मेरी बात, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब सुनिए, ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है, स्टार्टिंग से ही ले रहा है, सुनो मेरी बात, या तो ये 20 लाख की वेट करता और फिर ये बोलता मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है, लेकिन जरा देखिएगा एक बात, लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए देखो वर्ड क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है। अच्छा, ऐसे ही यहां पर 10(1) में लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन भी, देखो रजिस्टर्ड पर्सन, तुम अगर रजिस्टर्ड नहीं हो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, तो यानी कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है सर्विस के लिए? 20 लाख। तो आप तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो सर्विस 30 लाख की है ना, मैं इसको 20 लाख की करता हूं, पहले मैं इसकी 20 लाख की सर्विसेज करता हूं। देख, आराम आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है भैया, टॉपिक आज यही खत्म करना है 10:30 तक। 20 लाख है, अभी तक तो ये स्टेटस बताओ अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अभी तक तो भी अनरजिस्टर्ड, तब तो कॉम्पोजिशन स्कीम आ ही नहीं सकता, लेकिन ये एलिजिबल है करंट ईयर में, मना नहीं कर रहा, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। अब सुनिएगा, अब इसके बाद दो ऑप्शंस हैं 15 जून के बाद, अब इसको कोई सेल करनी है 16 जून को, 17 जून को, या तो ये नॉर्मल स्कीम में आ जाए, या तो ये नॉर्मल स्कीम में आ जाए, फिर नॉर्मल जीएसटी लगाए, आईटीसी ले, या कॉम्पोजिशन में आ जाए। अब ये कहता है 20 लाख हो गया ना, अब क्योंकि लिमिट क्रॉस हो ही गई इसकी, नाउ ही ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो ये रजिस्ट्रेशन अब नॉर्मल स्कीम में नहीं करवा रहा, अब ये रजिस्ट्रेशन करवा रहा है हाँ अपना कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो रजिस्ट्रेशन अंडर, चलो इसको 20 लाख है ना, अब ये लायबल तो हो गया ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्टर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। सुनो मेरी बात, रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, सुनिए, अब इसने सर्विसेज दी 10 लाख की ऑन 25/7/2020, 25/7/2020 कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आपको रजिस्टर करवा लिया। अब ये स्टेटस क्या है, अब ये अनरजिस्टर्ड था, अभी तक तो कॉम्पोजिशन स्कीम में था नहीं, अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया। मुद्दा यहां पर ये आता है, कॉम्पोजिशन टैक्स अब 10 लाख पे लगेगा, 20 लाख पे नहीं लगेगा, क्योंकि 20 लाख तक तो अनरजिस्टर्ड था, और 20 में भी लगा दोगे तो भाई वो तो नॉर्मली अगर रजिस्टर नहीं करवाता तो उस पर तो टैक्स होता ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इस 10 लाख का 6% लगाना है। सुनिएगा मेरी, यस। अब ये एक और सर्विस देता है, ले लो, एक और सर्विस देता है 20 लाख की ऑन
25/8/2020, इसका भी 20 लाख लगाता है 6%। लेकिन अब इसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई? एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई इसकी? 20, 40, 50, और 50 लाख के एग्रीगेट टर्नओवर तक ही सर्विस प्रोवाइडर को कॉम्पोजिशन स्कीम मिलती है। अब लॉ क्या कहता है, सुनिएगा बात। लॉ कहता है भाई 50 20 को एक्सक्लूड करके है या 20 के इंक्लूड करके है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट ईयर तो 50 तक थी, तो करंट ईयर में 50 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर तक कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। लेकिन भाई 50 लाख तक कैसे मिलेगी? 20 लाख तो मेरी वैसे रजिस्ट्रेशन की लिमिट नहीं है। समझ आ रही है कि अब जो नेक्स्ट सर्विसेज देता है, मान लीजिए 15 लाख की देता है और ये 25/9 को देता है, इस पे कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगी सर्विस प्रोवाइडर वाली या नहीं लगेगी? क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ आ रही हो बात तो। लगाएंगे क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन से पहले अब अगर देखो एक लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है जरा देख लें एक बार। दो अप्रोच आती हैं मेरे हिसाब से, तो जरा देखें लॉ में क्या लिखा है। एग्रीगेट टर्नओवर, देखो टर्नओवर इन द स्टेट शैल नॉट इंक्लूड सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे टू द डेट ऑफ सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो क्लियर है, स्टेट की टर्नओवर में वो 20 लाख रुपए इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उस पर आपको कंपोजिशन टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटर्मिनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स shall include the value of supplies made by the person from 1st April to the date he becomes liable for registration. Aggregate turnover में eligibility to pay tax कि भाई ये eligible है या नहीं, उसमें 1st अप्रैल से he becomes liable for registration included है, 80 में included है, और ST में ये 20 लाख included नहीं है। एसटी में 20 लाख इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, यहां पर ये लाइन लिखी है ना, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटर्मिनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स, क्या वो एलिजिबल है नहीं है। तो ये तो नहीं कि लास्ट ईयर के चक्कर में कह रहे हैं जब हम अगले साल एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो उसमें इंक्लूड करना है। तो ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज लग रही है मुझे। मेरी क्या राय रहेगी, मैं यहां पर एक ना एग्जाम में अगर ये चीज आ गई, मैं एक ऑल्टरनेटिव दियाऊंगा, ऑल्टरनेटिव 1, यस आप भी एग्जामिनर को घुमाया ना, ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1, 50 लाख इज एक्सक्लूडिंग 20 लैक्स। हाँ जो वो 20 लाख को एक्सक्लूड करके 50 लैक्स है, और अभी इसकी टर्नओवर कितनी हुई है, अभी इसकी टर्नओवर मात्र अभी इसकी 30 और 55 लैक्स, 30 और 15 लाख हुई है। देयरफॉर 15 लैक्स पे एट द रेट 6% लगेगा। तो ये प्रेफर्ड अप्रोच है, प्रेफर्ड। ये कह रहा है ना 50 लाख इज इंक्लूडिंग 20 लाख, वो 20 लाख कौन से, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, फर्स्ट डे टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वो है। देयरफॉर हाँ 15 lakhs is not covered under composition scheme and normal tax will apply. दो अप्रोच है, लेकिन आप प्रेफर अप्रोच ये है कि भाई 50 लाख हमें दे तो दो, लेकिन हम वही कह रहे हैं 50 लाख दे तो दिया, 20 लाख और 30 लाख 50 हो गए टोटल तुम्हारे। तो भैया ये कहता है 50 लाख एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन है, ये 20 लाख कौन से, फर्स्ट डे टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बात अगर आपको समझ आई तो बढ़िया, नहीं तो दोबारा समझाना पड़ेगा। यस सर हो गया। लेकिन अब सुनो, लेकिन अगर सुनो 21-22 में सुनो, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लेनी है, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर 20-21 की क्या लेंगे वो क्लियर है, उस पर कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में चेक करना है तो एग्रीगेट टर्नओवर 20-21 की क्या लेंगे, वो तो फिर हम 20, 40, 50, 65 लाख लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको 21-22 में चेक करना है कॉम्पोजिशन स्कीम तो एग्रीगेट टर्नओवर 20-21 की 65 लेंगे, इसमें नो डाउट, नो कंट्रोवर्सी, नो डाउट।
क्योंकि उसमें लिखा है फॉर चेकिंग एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, वो अनरजिस्टर्ड पीरियड का टर्नओवर 80 में आएगा। लेकिन करंट ईयर में वो अनरजिस्टर्ड पीरियड का टर्नओवर लेना है या नहीं, उस पर दो ऑल्टरनेटिव है। मैं एग्जाम में ये लिखूंगा ना, प्रेफर्ड अप्रोच लिख तो दिया, तो वो यानी कि 20 लाख की तो अनरजिस्टर्ड की लिमिट है प्लस 50 है, या 20 प्लस 30 है। अगर 20 प्लस 30 कहते हो तो मेरे 50 तो हो ही चुके हैं, 20 प्लस 30 हो ही चुके हैं। अगर आप बोलते ना सर 20 तो अनरजिस्टर्ड है, 50 अलग से और है, तो 70 है। लेकिन नेक्स्ट ईयर चेक करने के लिए लास्ट ईयर की 80 65 लाख मानी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच भी खराब नहीं है। लूट लो तुम सरकार को अनरजिस्टर्ड की 20 50, वो तो ये भी नॉट बैड है, नॉट बैड अप्रोच ये भी है। दोनों तो अप्रोच दिया ना। बोलो जी बात। तो फिर मैं आगे बढ़ू। चलो आ जाओ बच्चों बस अब कॉम्पोजिशन स्कीम का समापन भी दौर चल रहा है। इतने मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, किसी बुक में भी आपको ये पॉइंट्स मिलने वाले नहीं है, स्टडी मटेरियल में तो खासकर नहीं मिलने वाले। अच्छा, अब हमने एक एक शब्द का विश्लेषण किया है। अब जरा 10(2) क्या कहता है? 10(2) कहता है भाई कंडीशंस हैं, आपको एलिजिबल नहीं करेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट। अगर आपको 10(1) में आना है, हमारी मांगे पूरी करो। आप सर्विसेज ना देते हो, बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, या रेस्टोरेंट सर्विसेज है। हाँ, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो सकती है, लिखा है ना एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन 10(1). सेफ का मतलब एक्सेप्ट प्रोवाइडेड, तो रेस्टोरेंट सर्विस हो सकती है, उसके अलावा कोई और सर्विस नहीं। हाँ, वो छोटी मोटी हो सकती है, वो प्रोवाइजो में लिखा था। तो यानी कि आप सर्विसेज कौन से दे सकते हो? रेस्टोरेंट सर्विस, छोटी सी आशा, है ना, वो कौन सा गाना था? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, तो छोटी सर्विसेज या रेस्टोरेंट सर्विसेज हो सकता है। ठीक। नॉट इंगेज्ड in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this act। ओरी बाबा, यानी कि नॉन टैक्सेबल गुड्स, ये लो जी, नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज नहीं सप्लाई कर सकते। नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो आप नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते। नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, यहां पर एक, यानी कि फिर हमने ये भी चेंज करना पड़ेगा असम्पशन अपनी। बाबा रे बाबा, एक सेकंड मेरे बच्चों, आज ही हमने एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास का था, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपने ये प्रोवाइड कर दिया तो उससे पहले ही कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गए, तो 70 लाख में भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगेगी, क्योंकि आपने नॉन टैक्सेबल गुड्स दे दिए। ओ, तो ना साले को इंटरस्टेट सप्लाई करना, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं करनी, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम। अच्छा, लास्ट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ हो सकता है। अच्छा, लास्ट ईयर तो एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर, लेकिन जिस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए उस साल नॉन टैक्सेबल गुड्स, तो इस पे भी आपको फिर कॉम्पोजिशन टैक्स नहीं लगाना। आप इसी दिन बाहर हो गए। हमने तो बाहर इसको इस दिन किया था, डंडी यहां पर मारी थी, लाइन अब इधर मार देंगे। तो नॉन टैक्सेबल गुड्स, यस, ये बात आपको याद रखनी है। पेचीदगियां इतनी सारी हैं, जब तो लोगों का भेजा खराब हो जाता है जीएसटी में। नॉट इन सप्लाई गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स। लेकिन इसमें अब एक लाइन और मार सक, हाँ, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, यस, नो इंटरस्टेट सप्लाई, नो इंटरस्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, नॉट मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजन के थ्रू भी अपनी कोई गुड्स, या स्विगी के थ्रू, तो वो रेस्टोरेंट जो स्विगी के थ्रू आए हुए हैं वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स और सर्विसेज देते हो, सरकारें हाथ जोड़ लेंगे। मैन्युफैक्चरर नहीं हो ऐसे गुड्स के जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे, वो तो पता है पान मसाला, आइसक्रीम, वो वाले गुड्स भी नहीं हो सकते, वो हमने कर लिया। तो नॉट विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स,
यस, नॉन टैक्सेबल गुड्स। वाओ। और 10(2)A में भी क्या लिखा है? वही, नॉट मेकिंग, उसके लिए भी कंडीशन यही है, नॉट लेविएबल टू टैक्स, नॉट मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, नॉट थ्रू ECO। बिल्कुल सही। यहां पर दो कंडीशन और लिखी हुई है, ना ही CTP हो सकते और ना ही NRTP हो सकते 10(2)A वाले। अच्छा, ये दो कंडीशन सर वहां पर नहीं है? वहां पर भी है। 10(1) में तो लिखी नहीं सर। अरे बाबा, 10(1) के लिए रूल्स में लिखी हुई है कंडीशंस कुछ और। देखो, एक सेकेंड बच्चों, जब भी मैंने कहा स्लोली स्लोली करेंगे, जल्दी कर दिया तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। जरा देखें एक बार भैया, ये वाली बात, कंडीशन ये लिखी थी, CTP और NRTP नहीं हो सकते, ये रूल 5 है। लिखा है ना, पर्सन जो सेक्शन 10 के ऑप्शन में लेते हैं, तो रूल्स में भी बात लिखी हुई, बात वही है। ये सारे होते कौन है? NRTP और CTP। अरे बच्चों, ये NRTP होता है और CTP होते हैं दिल्ली के ना ट्रेड फेयर में, दिल्ली के ट्रेड फेयर में अदर स्टेट से लोग आके स्टॉल लगाते हैं और अदर कंट्री से आते हैं। जो दूसरी स्टेट से आके स्टॉल लगाते हैं उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल, पर कभी कभार जो स्टेट में आते हैं माल बेचने के। और NRTP वो सिंगापुर वाले स्टॉल लगाने वाले, वो कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तो अगर यूपी के अंकल दिल्ली के ट्रेड फेयर में आना चाहते हैं और अपना सामान सप्लाई करना चाहते हैं और कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहती है भाई तुम CTP हो। दिल्ली के लोग दिल्ली में माल बेचे उनके लिए होता है, यूपी के लोग दिल्ली में जो ट्रेड फेयर में, एग्जीबिशन में, मेले में आके माल बेचते हैं, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। और विदेश से आकर जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में माल बेचते हैं, उनके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम, ना 10(1) वाली ना 10(2)A वाली। हाँ जी। और एक बार अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो एक स्टेट में नहीं आओगे, पूरे इंडिया में आओगे। और एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम से निकल गए तो उस साल के लिए पूरे साल पूरे सब जगह से निकलोगे। ये नहीं कि दिल्ली की टर्नओवर 50 तक है, दिल्ली की टर्नओवर 1.5 तक है। तो इट इज ऑल ब्लैंकेट बैन या ब्लैंकेट अप्रूवल। ये लिखा है ना, मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन। पैन एक है, असेसी एक है, सबका मालिक एक, असेसी एक है। हाँ, एक्स लिमिटेड, ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम अंडर दिस सेक्शन ऑल द ऑप्ट। तो अगर आप स्कीम में आ रहे हो, सारी ब्रांचेस, सारी आपकी यूनिट सब आएंगे कॉम्पोजिशन, और जा रहे हो तो सब चले जाएंगे। ये भी हो गया जी 10(1), 10(2). अच्छा, लैप्स ऑफ ऑप्शन क्या कह रहे हैं? द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर 1 shall lapse with effect from the day on which aggregate turnover during the financial year exceeds। मैंने कहा ना, जैसे ही 50 लाख की लिमिट एक्सीड हो जाए करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर, तो 10(2)A से बाहर। जैसे ही 10(1) की 1.5 लाख या 75 लाख की करंट ईयर की 80 हो गई, उससे बाहर। कॉम्पोजिट डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ना लेवी कर सकता, ना कलेक्ट कर सकता, अपनी जेब से देना होता है, यानी कि पे आउट ऑफ ओन पॉकेट, यानी कि पे आउट ऑफ ओन पॉकेट, पे आउट ऑफ ओन पॉकेट, अपनी जेब से। यस मेरे बच्चों, अपनी जेब से उसको टैक्स देना है। यस, पेनल्टी क्या है ये तो अभी छोड़ देते हैं, इस बात को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब ये कुछ रूल्स की बात है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ा दूं आपको, दिमाग में सही दिमाग में बैठ जाए बात, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां तक पूछो पहले बच्चों मेरे पास खत्म होने वाला है, दवाई 15 मिनट की रह गई, ज्यादा देर की दवाई नहीं है। बताओ जी। सर एक बार वो स्टेट टू स्टेट वेरीज वाला एग्जांपल बता दो। स्टेट टू स्टेट वेरीज मतलब बेटा? मतलब जो दूसरे स्टेट से आया। अरे क्या होता है, जैसे आप यूपी के हो, यूपी से आप दिल्ली में माल बेचने आए, आप चाहते हो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाऊं, नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट, क्योंकि आप दिल्ली में CTP की हैसियत, कैजुअली टैक्सेबल पर्सन की हैसियत से आए हो। या तो दिल्ली में अपनी ब्रांच खोलो, फिर अपना माल बेचो, और फिर दिल्ली के ट्रेड फेयर में आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये CTP वो होता है जिसकी दिल्ली के अंदर कोई ब्रांच नहीं है, वो अपना माल साथ में लेके आया, प्लेस ऑफ बिजनेस का यूपी में। अगर तेरा दिल्ली में भी कोई ब्रांच है और यूपी में भी ब्रांच है, फिर तुम CTP नहीं हुए। CTP कौन है? जिसकी ब्रांच दूसरी स्टेट में है, ऑफिस दूसरी स्टेट में है, शॉप दूसरी स्टेट में है, और जिस स्टेट में वो माल बेच रहा है वहां पर उसका कोई दुकान ही नहीं है,
तो आप सीटीपी की हैसियत से आए हो, सीटीपी के रजिस्ट्रेशन करने वाले, रजिस्टर्ड वाले लोग, हाँ 10(1) में आते हैं, रजिस्टर्ड 10(1) या 10(2)A में आते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रजिस्टर्ड वाले लोग होते हैं, नॉर्मल रजिस्टर्ड वाले, क्योंकि जीएसटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। सीटीपी के रजिस्ट्रेशन वाले लोग नहीं आ सकते, चाहे टर्नओवर 1.5 हो, चाहे टर्नओवर 50 हो। ऐसे एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन लेके आए हो तो रजिस्ट्रेशन मींस नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हो, वो जो 10, 20, 40 लाख की लिमिट नॉर्मल स्कीम वाले जो लोग हैं वो आते हैं इसमें। ये नॉर्मल लोगों के लिए, तुम तो एबनॉर्मल पहले ही हो। बात समझ आई? यस सर। चलो अब ये थोड़ा सा मैं आपको दो तीन ना ये ना एमसीक्यू के लिए बताने पड़ेंगे मुझे, फॉर्म जीएसटी के फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में आ जाएंगे। CMP 01 फॉर्म है, ये जानबूझ के सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को तो खूब पागल बनाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आओ। एक सेकेंड बेटा, बताता हूं मैं इसमें क्या पढ़ाना है। एट वन सब रूल, पहले 8(1) सब रूल देख ले भैया आराम से एक बार, भैया मैं भी देख लूं, आपको पढ़ाना है। ये तो कंडीशंस है, एक सेकेंड बेटा देख लेते हैं इसमें से आपको पढ़ाने के लिए। ये तो मैंने करवा दिया, मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5%, हाफ प्लस हाफ, ये रेस्टोरेंट वालों के लिए 2.5 + 2.5, ट्रेडर के लिए हाफ प्लस हाफ, और ये सर्विस प्रोवाइडर वाली 10(2)A के 3% + 3%, वो 6 हो गई ना। ये 8(1) क्या लिखा है जी रूल? अच्छा ये तो यहाँ पर खत्म ही हो गया। अच्छा ये 8(1) आपका रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड है, तो मैं आपको ये भी बता दूं। चलो एक सेकेंड बच्चों, वही देख रहा हूं मैं आपको किस तरीके से इसको पेश करूं इंफॉर्मेशन को, सो दैट आपको समझ आ जाए। एक सेकेंड बेटा, हाँ ठीक है, आइए यहां से शुरू कर देंगे भैया हम इस वाले पॉइंट से। रूल 3 में पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अ पर्सन वो अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 और 8, यानी कि आप अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब जैसे 20 लाख रुपए। अच्छा, दो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, एक जिसका भी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, या एक 3-4 साल से बिजनेस शुरू कर रखा था, वो बुरा थक गया हूं यार, बुक्स बना के क्रेडिट ले लेके मैं कॉम्पोजिशन में, ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, पहली बार प्यार हुआ है, इसको ऑप्शन दे रहे हैं तो नॉर्मल स्कीम में मत आ, तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ये कॉम्पो में डायरेक्टली करवाना चाहता है, कॉम्पो में डायरेक्टली करवाना चाहता है। समझो मेरी बात, जैसे आप लोग सीएस बने 1 अप्रैल 2011 को, अभी बने 1 अप्रैल 2011 को, अब आपकी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई, अब आपके पास ऑप्शन है तो नॉर्मल स्कीम में आ जाओ। क्या जी नॉर्मल नहीं आना, मैं तो सीधा कॉम्पो में आना चाहता हूं, 20 लाख से ऊपर जो भी होगा कॉम्पो में आना चाहता हूं, तो आप यस फॉर्म जीएसटी REG 01 भरेंगे और उसका पार्ट बी भरेंगे, पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी फॉर्म तो पता है, फॉर्म जीएसटी का फॉर्म REG रजिस्ट्रेशन 01, पार्ट बी इसलिए क्योंकि आप कॉम्पो, अच्छा पार्ट ए भरते तो नॉर्मल स्कीम में आ जाते, तो ये गवर्नमेंट समझ जाएगी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में नहीं करवा रहे, अपना रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10 में करवा रहे हो। तो जो बंदे 10(1) या 10(2) लेना चाहते हैं पहली बार, उससे पहले वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे जीएसटी में, पहली रजिस्ट्रेशन कॉम्पो में करवाना चाहते हैं, फॉर्म जीएसटी REG 01 भरेंगे पार्ट बी में। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। और 20 लाख से ऊपर नॉर्मल स्कीम में आना है तो फिर जीएसटी REG 01 भरेंगे, लेकिन वो पार्ट बी होगा, पार्ट ए, बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं यार। अच्छा ये कौन है?
ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले, नॉर्मल स्कीम वाले। अच्छा, वो पहली बार आ रहे हैं डायरेक्टली कॉम्पोजिशन में, ये ओल्ड स्कीम नॉर्मल वाले, इनको भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 02, जीएसटी सीएमपी 02, सीएमपी 02 फॉर्म भरेंगे। यस, ये बताने के लिए। अच्छा, इनको ये ऑप्शन कब भरनी है? प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बाबा रे बाबा, अगर तुम्हें 20-21 से कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो 20-21 के शुरू होने से पहले फाइल करना। अच्छा, ये कब फाइल करेंगे भैया? ये तो जब 20 लाख से एक्सीड हो जाएगा उसी दिन फाइल कर देंगे। ये जो नॉर्मल स्कीम वाले लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कॉम्पो में आना चाहते हैं, ये जीएसटी REG 01 कब जाएगा? भाई मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल में, 20 लाख की मेरी सर्विसेज ऊपर हो गई, मैं 1 मई को फाइल कर दूं जीएसटी REG 01 पार्ट बी। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये सीएमपी 02 वाले, ये पुरानी स्कीम में थे, 4-5 साल से पुराना बिजनेस चल रहा है, लेकिन सिर दर्द हो गया इनके। अब ये चाहते हैं कि भाई 20-21 से तो ये पहले 19-20 की एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लें अपनी, उसमें सब कुछ आएगा, इंट्रा इंटर एक्सपोर्ट। करंट ईयर में नहीं कर सकते, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट ना एल्कोहलिक लिकर। अभी तक तो नॉर्मल स्कीम में थे ना 19-20 में, तो समझो ना मेरी बात। तो 19-20 तक ये नॉर्मल स्कीम में थे, 19-20 तक ये नॉर्मल स्कीम में थे। तो इनको 20-21 शुरू होने से पहले जीएसटी सीएमपी 02 फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल करना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साथ में एक फॉर्म और फाइल करना है, जीएसटी आईटीसी 03, ये भी फाइल करना है 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा 20-21 के 60 दिन, तो 20-21 के 60 दिन, तो साल शुरू होने से पहले जीएसटी सीएमपी 02 और 60 दिन शुरू होने से, तो अप्रैल के 30, मई के 30, तो मेरे बच्चों 30 मई 20 तक इसको आईटीसी 03 फाइल करना है। ये क्या होता है? अरे बेटा याद करो, ये वो स्टॉक की लिस्ट होती है, हमने आईटीसी में पढ़ा था कि अगर आप नॉर्मल टू कॉम्पो में आ रहे हैं, नॉर्मल टू कॉम्पो में आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टॉक बनानी पड़ती है एक दिन पहले, 31 मार्च 20 को, क्योंकि अब आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। पहले तो क्रेडिट खूब खाया, कॉम्पो में आ गए, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो लिस्ट विथ स्टॉक की सब इसमें जाएगी बताने के लिए कि देखो आईटीसी 03 हम फाइल कर रहे हैं। तो पंजीकरण के लिए सीएमपी 02 और स्टॉक की लिस्ट फाइल करेंगे 60 दिन के अंदर अंदर जीएसटी आईटीसी 03। अब सुनो 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 बात, अब यहां तक तो काफी है। एक सेकेंड बेटा, ये तो हो गया आपकी कौन कौन से फॉर्म, सीएमपी 02, आईटीसी 03 और एक आपका आईटीसी 02 भी था। एक सेकेंड, बस एक फॉर्म और बता दो, उससे ज्यादा नहीं फॉर्म्स बताऊंगा, ना कंफ्यूज रखूंगा मैं आपको। तो REG 01 और सीएमपी 02 ये तो नए वालों के लिए हो गया, जो ओल्ड स्कीम से नए स्कीम में आ रहे हैं। ये छोड़ो, एक सेकेंड बेटे, टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है कोविड के चक्कर में, लास्ट ईयर का वो उसके लिए है। एक सेकेंड बेटा, आईटीसी 03, आईटीसी सीएमपी 03 था या आईटीसी 03 हो गया? एक सेकेंड बेटा, सीएमपी 03, यस सीएमपी 03 नहीं आया था ना। अब सीएमपी 03 फॉर्म बता दूं मैं आपको, एक सेकेंड। आई थिंक इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, मुझे लग रहा है। और ज्यादा अगर मैंने बताया तो कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि सर इतने में ही मेरी दिमाग की दही बन चुकी है, और आप और ज्यादा बताओगे तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। इतना ही काफी, बस तुम लोग ये समझ लो। आज से बोलेंगे, इतने फॉर्म नंबर याद रखो, बाकी कुछ होगा तो पहली बात बोलो। अब बंदा पहली बार पंजीकरण करवा रहा है नॉर्मल स्कीम में, कौन सा फॉर्म भरेगा? पहली बार REG 01 और पार्ट ए नॉर्मल स्कीम में पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे कॉम्पो में डायरेक्टली, पार्ट बी जीएसटी REG 01। अच्छा पुरान, और ये कब फाइल करना है?
जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए काबिल हो जाएगा, 20 लाख से ऊपर चली जाएगी, उस दिन फाइल करें, ठीक है। अच्छा, पुरानी स्कीम से नई स्कीम में आना है, पुराने ओल्ड स्कीम से, ओल्ड नॉर्मल स्कीम से कॉम्पो में आना है, तो क्या साल हाँ, और साल शुरू होने से पहले, साल शुरू होने के बाद, पहले ही। साथ में क्या फाइल करना है? हाँ, और कितने दिन में? 60 डेज में। हाँ, बस एक ऐसा ही ना, एक आईटीसी फॉर्म या सीएमपी फॉर्म, ये पहले बार इनको भी फाइल करना होता है, एक फॉर्म वो स्टेट का, बस वही ढूंढ रहा हूँ। ये रहा, आई थिंक वो फॉर्म इनका कौन सा, वो दिमाग से निकल गया मेरे, कि जैसे इन्होंने फॉर्म किया ना, सीएमपी कॉम्बिनेशन बनाओ 02 प्लस आईटीसी 03, ये कॉम्बिनेशन इनका हो गया, पुराने जो नॉर्मल स्कीम है, इसका भी कॉम्बिनेशन बनता है, वो ही मैं ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, जरा एक सेकंड बेटा। इसके साथ जो पहली बार डायरेक्टली करता है, इसको मुझे स्टॉक की लिस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन इससे क्रेडिट तो मैंने लिया ही नहीं है, तो इसकी जो लिस्ट है, या तो आईटीसी 02 अगर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं यहीं क्लोज कर देंगे, अगली क्लास में समझा दूंगा। एक सेकंड बेटा, ये तो सब हो ही गया, ये तो सब हमारा हो ही गया, और ज्यादा डीप में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता। CMP 03 सब रूल 1 टू, ये होगा इसका CMP 03। हाँ जी बेटा, आ गया, इसको CMP 03 भी भरना है, ये REG 01 प्लस, प्लस ये वाला फॉर्म बेटा, CMP 03, आ जाओ, CMP 03 वही ढूंढ रहा था, CMP 03, तो REG 01 लिख लेना प्लस CMP 03, और CMP 02 प्लस ITC 03। ये है क्या CMP 03 बेटा, जरा देख लें। A person who files an intimation sub rule 1 to pay tax under 10 shall furnish the details of stock, इसको फाइल करना है बाबा 90 days from the date of option for composition levy, 90 days, इसको 90 डेज में फाइल करना है, जिस दिन उसने वो एप्लीकेशन फाइल करी थी ना कि मुझे कॉम्पो में डालो, 90 डेज। तो दोबारा बोले भैया, तो भैया अगर आप पहली बार कॉम्पो में आना चाहते हो तो जीएसटी REG 01 पार्ट बी प्लस CMP 03 90 डेज, और अगर नॉर्मल स्कीम से आप इसमें आना चाहते हो तो GST CMP 02 बिफोर फाइनेंशियल ईयर, और 60 डेज के अंदर ITC 03 स्टॉक की लिस्ट के लिए। इतना काफी है भाई प्रभु, इससे ज्यादा तो अगर कर लिया तो जो भी किया हुआ है वो बाहर आ जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। बोलो बच्चा पार्टी, बात समझ आई नहीं आई? तो बस अब मंडे नेक्स्ट वीक अपना 2 मेजर चैप्टर को समाप्त करेंगे, वो है जी रजिस्ट्रेशन और आईटीसी, और आपका प्रैक्टिकल पोर्शन विल बी आल्सो फिनिश्ड, मेजरली प्रैक्टिकल पोर्शन। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बात आती है, वो सब आप प्लीज चालू रखना, या प्लीज मैं वो आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कुछ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, थ्योरी पे बहुत अटेंशन देना। जीएसटी में क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी, क्योंकि जो भी क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है। तो ये जो क्लास की चीजें इनको दिमाग में रखना, 80 में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे आएगा, बस। बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस भी लगाएंगे, डोंट वरी, पूरा प्लान है, एक बार सिलेबस भी तो कंट्रोल में आए। बाकी मैंने आपको पूरा प्लान बता ही दिया है कि हमारा मेजरली प्रैक्टिकल पोर्शन जीएसटी का नेक्स्ट क्लास के एंड तक फिनिश हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी नेक्स्ट वीक छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी। सिलेबस हम अपना 30 अप्रैल तक खत्म करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी के कारण कोई हम काम खराब नहीं करना चाहते। आपकी लाइफ है, कैरियर है, वो मुझे पता है स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। चलो बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछिए। टाटा बाय बाय करते हैं, भूख भी बहुत तेज लग रही है।